ये है वर्ल्ड मैप और इसमें हम सबसे पहले अफ्रीका कंटिनेंट पे आते हैं। ये है अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका को ब्लैक कंटिनेंट या डार्क कंटिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं और अफ्रीका काफ़ी लेट डिस्कवर हुआ था। यानी इन दो रीजंस की वजह से अफ्रीका को ब्लैक कंटिनेंट या डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है किलिमंजारो। ये तंजानिया में आता है। ये है तंजानिया और यहाँ पे है तंजानिया में किलिमंजारो। ये किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा वॉल्केनो भी है। इसके अलावा अफ्रीका की ईस्ट साइड में देख लो, ये है कर्सर के साथ साथ, ये है बड़ी रिफ्ट वैली। इसको कहा जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली। ये अफ्रीका को आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इस रिफ्ट वैली में ज़्यादातर लेक्स पाए जाते हैं। ये देख लो, ये कितने लेक्स हैं इस रिफ्ट वैली में। इसके अलावा अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है लेक विक्टोरिया। ये देख लो यहाँ पे, ये है लेक विक्टोरिया और ये 3 कंट्रीज़ के बीच में आता है, जिसमें एक कंट्री है युगंडा, दूसरी केन्या और तीसरी तंजानिया। यानी इन 3 कंट्रीज़ के बीच में ये विक्टोरिया लेक आता है। साथ ही याद रख लो, ये विक्टोरिया लेक ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली के ईस्ट में काफ़ी दूर आता है। यहाँ पर देख लो। अब अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट देख लो, ये है जिबूती, अफ्रीका की कंट्री जिबूती। यहाँ पे ये है लेक असाल और ये अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब हम अफ्रीका और यूरोप के बीच का वो पॉइंट देखते हैं जहाँ पे इन दोनों कंटिनेंट्स के बीच डिस्टेंस सबसे कम है। ये अफ्रीका के नॉर्थ में चलते हैं। यहाँ पे देख लो, ये है स्ट्रेट ऑफ जबरल्टर और ये स्ट्रेट अफ्रीका की कंट्री मोरक्को और यूरोप की कंट्री स्पेन के बीच में आता है। ये है मोरक्को और ये है स्पेन और ये बीच में है स्ट्रेट ऑफ जबरल्टर। और ये स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाता है। यहाँ पे देख लो, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है अटलांटिक ओशन और इनके बीच में है ये स्ट्रेट ऑफ जबरल्टर। इसी तरह से अफ्रीका और एशिया के बीच में वो पॉइंट्स देख लो जहाँ पे दोनों कंटिनेंट्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है। ये अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में देख लो, ये वाला पॉइंट, ये है स्यूज कैनाल और ये कैनाल आर्टिफिशियली बनाई गई थी। ये इंजीनियर एफ.डी. लेसेपीज ने डिज़ाइन की थी। ये कैनाल इसलिए बनाई गई थी ताकि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में सप्लाईज को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये स्यूज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ जोड़ती है। यहाँ पर देख लो, ये है मेडिटेरेनियन सी और ये है रेड सी और यहाँ पे बीच में है स्यूज कैनाल। ये अफ्रीका के इजिप्ट और एशिया के जॉर्डन के बीच में आता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट देख लो, ये है स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब और ये अफ्रीका की कंट्री जिबूती और एशिया की कंट्री यमन के बीच में आता है। यहाँ पे देख लो, ये है जिबूती और ये है यमन और ये स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब रेड सी को गुल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ता है। यहाँ पे देख लो, ये है रेड सी और ये है गुल्फ ऑफ एडन और इनके बीच में ये है स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब। अब अफ्रीका के कुछ डेजर्ट्स देख लो। यहाँ पे ये है न्यूबियन डेजर्ट और इसका ज़्यादातर हिस्सा सूडान में आता है और छोटा हिस्सा इजिप्ट में आता है। यहाँ पर रेड डॉट लाइन के अंदर देख लो, ये है सूडान और ये है इजिप्ट और ये देख लो, ये है न्यूबियन डेजर्ट। इसी तरह से यहाँ पर देख लो, ये है कालाहारी डेजर्ट। ये अंगोला, नामीबिया, बोस्वाना और साउथ अफ्रीका में आता है। रेड डॉट लाइन के अंदर देख लो कालाहारी डेजर्ट। इसी तरह से एक और डेजर्ट है नेमिब डेजर्ट। इसका कुछ हिस्सा अंगोला में, कुछ हिस्सा नामीबिया और कुछ हिस्सा साउथ अफ्रीका में आता है। ये भी रेड डॉट लाइन के अंदर देख लो। इसी तरह से अफ्रीका के कुछ और फैक्ट्स देख लो।
जहाँ जहाँ पे मैप की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम जूम करेंगे, जहाँ पे बस कंट्री को देखना होगा वहाँ पे आप कंट्री को देख लो। लीबिया कंट्री के अल अजीज़िया में अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर देखा गया है। ये है लीबिया और यहाँ पे ये है अल अजीज़िया। इसी तरह से अब इथोपिया पे आ जाते हैं। ये है इथोपिया और इथोपिया में एक लेक है यहाँ पे, ये है लेक टाना। यहाँ से एक दरिया निकलता है जिसको ब्लू नील कहा जाता है, ये है ब्लू नील। और इसी तरह से युगंडा में एक लेक है, ये देख लो ये है युगंडा, और यहाँ पे लेक है युगंडा में अल्बर्ट लेक। इस अल्बर्ट लेक से भी एक दरिया निकलता है जिसको वाइट नील कहा जाता है, ये है वाइट नील। यानी इथोपिया से निकलने वाला ब्लू नील और युगंडा से निकलने वाला वाइट नील आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं नील रिवर। फिर ये नील दरिया आगे की तरफ यहाँ से देख लो ये फ्लो करते हुए इजिप्ट के असवन डैम में चला जाता है। ये है इजिप्ट का असवन डैम, ये देख लो यहाँ पे, इसको नासिर डैम भी कहा जाता है। यानी इथोपिया के टाना लेक से निकलने वाला ब्लू नील दरिया मिल जाता है युगंडा के अल्बर्ट लेक से निकलने वाले वाइट नील के साथ और ये बनता है नील दरिया। फिर ये नील दरिया चला जाता है इजिप्ट के अस्विन डैम में। इस अस्विन डैम को नासिर डैम भी कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देख लो ये है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में एक दरिया है जिसको जिम्बेजी रिवर कहा जाता है। इस जिम्बेजी रिवर पर एक बड़ा डैम बनाया गया है जिसको करीबा डैम कहा जाता है। इस करीबा डैम की कैपेसिटी यानी पावर जनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में। साथ ही याद रख लो इस जिम्बेजी रिवर पर विक्टोरिया वाटरफॉल्स भी है। और ये जिम्बेजी रिवर मोज़म्बिक और मडगास्कर के बीच फ्लो करते हुए मोज़म्बिक चैनल में चला जाता है। यहाँ पर देख लो ये है मोज़म्बिक और ये है मडगास्कर, और इनके बीच से यहाँ से ये जिम्बेजी रिवर फ्लो करता है और यहाँ पे इस मोज़म्बिक चैनल में चला जाता है। अब यहाँ पे देख लो अफ्रीका का सबसे वॉल्यूमिनस रिवर यानी अफ्रीका का वो दरिया जिसके पानी की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वो है रिवर कांगो। इसको रिवर ज़ेर भी कहा जाता है। ये कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में आता है। यहाँ पर देख लो ये है कांगो और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। साथ ही याद रख लो ये रिवर कांगो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है। यहाँ पर देख लो ये है माली, और माली में एक रिवर है नाइजर। इस नाइजर रिवर की शेप यू की तरह है। अब ये देख लो गाना, गाना में एक रिवर है वोल्टा। इस वोल्टा नाम से गाना में एक लेक भी है। इसी तरह से आगे देख लो ये है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में एक रिवर है ऑरेंज, और साथ ही साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में एक रिवर है लिम्पोपो। ये लिम्पोपो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करता है। यहाँ पे देख लो ये है जिम्बाब्वे और ये है साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे देख लो ये है इथोपिया, ये है सोमालिया और ये है जिबूती। इन 3 कंट्रीज़ को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लो ये है मोरक्को, ये है ट्यूनीशिया और ये है अल्जीरिया। इन 3 कंट्रीज़ को मगरिब कहा जाता है। साथ ही याद रख लो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। ये देख लो ये है अल्जीरिया, और अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है सेशल्स। यहाँ पे देख लो ये है सेशल्स। अफ्रीका की वो कंट्री जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, वो है मोज़म्बिक। ये देख लो मोज़म्बिक और ये कोस्ट लाइन देख लो कितनी लंबी है। अब यहाँ पे देख लो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसको गिगेंटिक जू भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स में हार्डवुड पाई जाती है। इसी तरह से यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जोहानिसबर्ग सिटी को गोल्डन सिटी कहा जाता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में सबसे पुराने और सबसे मॉडर्न कल्चर्स और सिविलाइजेशंस भी पाई जाती है।
अफ्रीका के बाद यहाँ पे देख लो, ये है एशिया का मैप। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे है। ये देख लो, ये है बियरिंग स्ट्रेट, और ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलास्का के बीच में आता है। ये है रशिया और ये है अलास्का, बीच में ये देख लो, ये है बियरिंग स्ट्रेट। इसी तरह से अब हम देखते हैं एशिया की लैंड लॉक्ड कंट्रीज, यानी वो कंट्रीज एशिया की जो समुद्र के साथ कहीं पे भी नहीं मिलती, बल्कि हर तरफ से लैंड लॉक्ड है। इसमें ये देख लो, ये है मंगोलिया। दूसरी कंट्री इसमें है नेपाल, ये देख लो यहाँ पे, ये है नेपाल, और यहाँ पे ये है भूटान। इसके अलावा ये है तुर्कमेनिस्तान, ये है उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, और ये है कज़ाकिस्तान। इसके अलावा एक और कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पर देख लो, ये है लाओस। यानी ये सारी कंट्रीज़ जो है ये लैंड लॉक्ड है। साथ ही याद रख लो, लाओस साउथ ईस्ट एशिया में अकेली ऐसी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। बाकी साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। इसी तरह से यहाँ पर देख लो, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मेकोंग रिवर। ये लाओस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाता है। यहाँ पर देख लो, ये है लाओस और ये है थाईलैंड, और ये है बीच में मेकोंग रिवर। इरावादी रिवर को म्यांमार की लाइफलाइन कहा जाता है, और ये रिवर गुल्फ ऑफ मर्तबान में फ्लो करता है। इसके अलावा म्यांमार में एक और रिवर है जिसको सल्वीन रिवर कहा जाता है। म्यांमार में दो फेमस माउंटेन रेंजेस भी हैं, जिनमें एक है अराकान योमा रेंज और दूसरा है पिगो योमा। ये अराकान योमा इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाता है, और इसे हिमालयन रेंज का ऑफशूट माना जाता है। अब यहाँ पर देख लो, एशिया के साउथ ईस्ट में ये है इंडोनेशिया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्चीपेलिगो है। आर्चीपेलिगो का मतलब आइलैंड्स का एक बड़ा ग्रुप। यहाँ पर देख लो, ये है इंडोनेशिया का आइलैंड जावा, और ये है इंडोनेशिया का एक और आइलैंड सुमात्रा। इन दोनों आइलैंड्स के बीच में ये देख लो, ये है सुंडा स्ट्रेट। इसी तरह से यहाँ पर देख लो, ये है मलेशिया और ये है सुमात्रा आइलैंड। इनके बीच में देख लो, इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट दुनिया का एक बड़ा शिपिंग कॉरिडोर है। इसी तरह से यहाँ पर देख लो, ये है पर्शियन गुल्फ और ये है गुल्फ ऑफ ओमान। इनके बीच में जो ये स्ट्रेट है, इसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहा जाता है। इसी तरह से चाइना के ईस्ट में देख लो, ये है जापान, और ये भी एक आर्चीपेलिगो है। जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट फूजी, और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। साथ ही ये देख लो, जापान के 4 बड़े आइलैंड्स, जिनमें एक है होन्शु, दूसरा होक्काइडो, तीसरा है क्यूशो और चौथा है शिकागो। अब यहाँ पर देख लो, चाइना में ये है दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया, इसको यांगजी कियांग रिवर कहा जाता है, और ये यहाँ पे ईस्ट चाइना सी में फ्लो करता है। ये है ईस्ट चाइना सी। चाइना में एक और दरिया है हवांग हो, इसको येलो रिवर या सारो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, और ये येलो सी में फ्लो करता है। ये देख लो, ये है येलो सी। इसके अलावा ये है चाइना का गोबी डेजर्ट, और यहाँ पे ये है चाइना का टकलामकान डेजर्ट। चाइना की ये वाली सिटी यानी शंघाई, इस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ चाइना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉटन टेक्सटाइल्स का बड़ा सेंटर है। अब यहाँ पर देख लो, इंडिया के साउथ में ये है श्रीलंका, और श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रख लो। इनमें पहला ये है कि श्रीलंका की सबसे ऊंची माउंटेन पीक को पिडुरुतालागाला कहा जाता है। दूसरा ये कि श्रीलंका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट डुंड्रा हेड कहलाता है। श्रीलंका का सबसे लंबा रिवर है महावली गंगा,
और श्रीलंका में एक और दरिया है अरूवी रिवर, ये गुल्फ ऑफ मन्नार में फ्लो करता है। यहाँ पर देख लो, ये है गुल्फ ऑफ मन्नार। इसी तरह से श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो ये सैंड ड्यून्स है, इनको एडम्स ब्रिज कहा जाता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये है पाल्क स्ट्रेट, और श्रीलंका की ज़्यादातर इनकम का हिस्सा चाय की खेती से आता है। और यहाँ पर देख लो, श्रीलंका के साउथ वेस्ट में ये है मालदीव्स, और ये एटॉल से बना हुआ आइलैंड्स का एक ग्रुप है। एटॉल्स का मतलब कोरल डिपॉजिट से बने हुए आइलैंड्स, यानी जो ये मालदीव्स के आइलैंड्स हैं ये कोरल डिपॉजिट से बने हैं। इसी तरह से इंडिया के वेस्ट में देख लो, ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस आते हैं उनमें एक है सुलेमान रेंज और दूसरा है किरथार माउंटेन रेंज। अब यहाँ पर देख लो, एशिया के वेस्ट साइड में ये है तुर्की। तुर्की का नाम अब बदल गया है, इसको तुर्की कहा जाता है। और यहाँ पर देख लो, तुर्की में ये है लेक वान, और ये वाटर बॉडी दुनिया की मोस्ट सेलाइन वाटर बॉडी है, यानी सबसे ज़्यादा नमकीला पानी इसी वाटर बॉडी में पाया जाता है। साथ ही याद रख लो, दुनिया की जो दूसरी सेलाइन वाटर बॉडी है वो है डेड सी। यहाँ पर देख लो, डेड सी ये इसराइल और जॉर्डन के बीच में आता है। अब फिर से तुर्की पे आते हैं। ये देख लो, तुर्की कंट्री जो है ये एशिया कंटिनेंट में आती है, लेकिन तुर्की की ये वाली सिटी यानी इस्तांबुल सिटी ये यूरोप कंटिनेंट में आती है। और यहाँ पर देख लो, इस्तांबुल और तुर्की के बीच में ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ जोड़ता है। ये देख लो, ये है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ मरमरा, और बीच में ये है बॉस्पोरस स्ट्रेट। अब यहाँ पर देख लो, ये है इराक, और इराक में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनमें ये देख लो, ये है टिग्रिस रिवर, और यहाँ पे ये है यूफ्रेटिस रिवर। और इराक के इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस में जो है, यहाँ पे देख लो, ये है ज़ेग्रोस माउंटेन रेंज। अब यहाँ पर देख लो, मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट साइड में ये है साइप्रस, और ये एक आइलैंड कंट्री है। ये फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ का मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। अब कुछ एशियन कंट्रीज़ के बारे में बाकी फैक्टर्स देख लो। जैसे म्यांमार को लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स कहा जाता है। म्यांमार में बहुत से फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं जिन्हें पगोडाज कहा जाता है, इसलिए म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोडाज भी कहा जाता है। पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स, बांग्लादेश को लैंड ऑफ रिवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप, लेबनान को स्विट्जरलैंड ऑफ मिडल ईस्ट, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स, और साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम्स कहा जाता है। इसके अलावा जापान को लैंड ऑफ डेलिकेट फ्लावर्स के अलावा निपुण और ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। जापान के शहर ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। कंबोडिया के प्रिह बिहार में एक विष्णु टेम्पल है जिसको अंकोर वैट कहा जाता है। ये टेम्पल 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था। अभी तक हमने इस लेक्चर में अफ्रीका और एशिया के बारे में देखा। अब तीसरा कंटिनेंट देख लो, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये कंटिनेंट 1492 में कोलंबस ने डिस्कवर किया था। इस नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट मैकनली। यहाँ पर देख लो, अलास्का में ये है माउंट मैकनली, और अलास्का जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा है। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है मिसिसिपी, और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है। यहाँ पर देख लो, ये है मिसिसिपी रिवर। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका का जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है यहाँ पे, ये देख लो, ये है लेक सुपीरियर,
और ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है। नॉर्थ अमेरिका का डीपेस्ट लेक यहाँ पर देख लो कनाडा में, ये है ग्रेट स्लेव्स, यानी ये ग्रेट स्लेव्स लेक नॉर्थ अमेरिका का डीपेस्ट लेक है। इसी तरह से यहाँ पर देख लो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, लेकिन ये ग्रीनलैंड यूएसए या कनाडा का पार्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर देख लो यूरोप में ये ग्रीनलैंड इस कंट्री का हिस्सा है, ये है डेनमार्क, यानी ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है नेग्रा और ये कनाडा में आता है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है योसेमिटी और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में आता है। नॉर्थ अमेरिका को कंटिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस कंटिनेंट का नाम एक इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुक्सी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि अमेरिगो वेस्पुक्सी ने 1492 में अमेरिका को रिकॉग्नाइज किया था और ये कहा था कि ये एशिया नहीं है, बल्कि ये चौथा सेपरेट कंटिनेंट है। अब यहाँ पर देख लो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में, यानी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कंटिनेंट के साथ मिलता है, यहाँ पे इसको कहा जाता है इस्थमस ऑफ पानामा या पानामा कैनाल। अब ये पानामा कैनाल जो है ये कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशन के साथ मिलाता है। यहाँ पे देख लो ये है कैरेबियन सी और ये है पैसिफिक ओशन और बीच में ये है पानामा कैनाल। नॉर्थ अमेरिका का जो ये वेस्टर्न रीजन है पूरा, इसमें बहुत सारे पैरेलल माउंटेन रेंजेस है और इस पूरे रीजन को वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कहा जाता है। जैसे इस रीजन में एक माउंटेन रेंज है, ये देख लो, ये है रॉकी माउंटेन्स और ये दुनिया का दूसरा लंबा माउंटेन रेंज है। अब नॉर्थ अमेरिका के साउथ में देख लो, ये है कंटिनेंट साउथ अमेरिका और इस कंटिनेंट का जो साउदर्न मोस्ट टिप है, यहाँ पर देख लो, इसको कैप हॉर्न कहा जाता है। ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी इसके 3 फिजिकल डिविजन्स हैं। ये देख लो, ये ईस्टर्न पूरा रीजन, ये है ईस्टर्न हाईलैंड्स, फिर यहाँ पे ये पूरा रीजन है सेंट्रल प्लेन्स और वेस्टर्न साइड में ये है वेस्टर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, इसको एंडिस माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये देख लो, ये है एंडिस माउंटेन रेंज और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। साथ ही याद रख लो, ये एंडिस माउंटेन रेंज हिमालयाज के बाद दुनिया का दूसरा ऊंचा माउंटेन रेंज है। इस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, ये है माउंट अकानकागुआ और ये अर्जेंटीना में आता है। साउथ अमेरिका में दुनिया का एक ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो भी है, यहाँ पे देख लो, ये है कोटोपैक्सी वॉल्केनो और ये इक्वाडोर में आता है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एंगल फॉल्स और ये यहाँ पे देख लो, वेनेजुएला के साउथ ईस्ट में ये है एंगल वाटरफॉल्स और ये रिवर चिरून पे आते हैं। साउथ अमेरिका में ये है अमेजन रिवर और ये नील रिवर के बाद दुनिया का दूसरा लंबा दरिया है, ये एंडिस माउंटेन से निकलता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी याद रख लो, जैसे अर्जेंटीना को लैंड ऑफ कैटल एंड वीट कहा जाता है, ये है अर्जेंटीना। इसी तरह से साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, जिनमें एक है पैराग्वे, ये देख लो, ये है पैराग्वे और इसकी कैपिटल है असेंसियोन। दूसरी लैंडलॉक्ड कंट्री है बोलीविया। बोलीविया की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लापाज और ये लापाज दुनिया की सबसे हाईएस्ट कैपिटल है और बोलीविया की मेन कैपिटल जो है वो सुक्रा है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री जो है ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील नाम निकला है ब्रासीला से। ये ब्रासीला एक रेडवुड दरख्त है। साउथ अमेरिका में रहने वाले नेटिव लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट यानी सबसे सूखा डेजर्ट जो है
यहाँ पे ये आता है चिली में, इसको अटाकामा डेजर्ट कहा जाता है। अब हमने साउथ अमेरिका के बारे में भी फैक्ट्स देखे, लेकिन साथ ही एक और बात याद रख लो, ये रेड डॉट बाउंड्री के अंदर जो रीजन है पूरा, इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यानी लैटिन अमेरिका के अंदर एक आता है साउथ अमेरिका कंटिनेंट, दूसरा ये सेंट्रल अमेरिका, तीसरा ये है मैक्सिको और चौथा वेस्ट इंडीज़। यानी साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ को मिला के लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये है कंटिनेंट यूरोप, और ये ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा छोटा कंटिनेंट है। यूरोप के साउथ में देख लो, ये है बाल्कन कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ में आता है सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। ये सारी कंट्रीज़ यूरोप के साउथ में है और इन्हें बाल्कन कंट्रीज़ कहा जाता है। अब यूरोप के नॉर्थ में यहाँ पर देख लो, ये है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी पे जो ये कंट्रीज़ हैं, इनमें एक है इस्टोनिया, दूसरी लिथुआनिया और तीसरी है लैटविया। इन 3 कंट्रीज़ को बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। इसी तरह से यूरोप के वेस्ट में देख लो, यहाँ पे ये कंट्रीज़ यानी बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्समबर्ग, इन 3 कंट्रीज़ को लो कंट्रीज़ कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप के नॉर्थ में यहाँ पर देख लो, ये कंट्रीज़ जो है, इसमें एक है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इन कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लो, यूरोप के वेस्ट में ये है स्कॉटलैंड, ये है वेल्स और ये है इंग्लैंड। इन तीनों रीजन्स को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिलाते हैं, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये पूरा रीजन यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। फिर जब स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ आयरिश रिपब्लिक को भी मिलाते हैं, ये है आयरिश रिपब्लिक, तो ये ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। यहाँ पर देख लो, यूरोप के साउथ ईस्ट में ये है रोमानिया, और रोमानिया की दनोबी वैली से यूक्रेन तक कुछ ग्रासलैंड्स फैले हुए हैं। इन ग्रासलैंड्स को यूरोप में स्टेपीज कहा जाता है। इसी तरह के ग्रासलैंड्स बाकी कंटिनेंट्स में भी है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में उन ग्रासलैंड्स को प्रायरीज कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉवन्स कहा जाता है और साउथ अमेरिका में पम्पास कहा जाता है। यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में सी फ्रंट्स पे यानी समुद्री साहिलों पे जो एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं, उन एम्बैंकमेंट्स को डाइक्स कहा जाता है। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में जो फिशिंग ग्राउंड है, फेमस फिशिंग ग्राउंड, उसे डॉगर बैंक कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लो, यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में ये है नॉर्थ सी, और यहाँ पे ये है बाल्टिक सी। ये दोनों सीज कनेक्ट रहते हैं आपस में कील कैनाल से, और ये कील कैनाल यहाँ पे आती है यानी जर्मनी में। यहाँ पर देख लो, यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में ये है ग्रीनलैंड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये यूरोप की कंट्री डेनमार्क का हिस्सा है। पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में आपने सुना होगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बातें कर रहे थे, क्योंकि ग्रीनलैंड में बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं और ट्रंप साहब को डर लग रहा है कि कहीं रशिया या चाइना इस पर कब्जा न कर ले। ट्रंप की इन सारी बातों का विरोध पूरी दुनिया में हुआ और यूरोप में बहुत सारे प्रोटेस्ट्स हुए। इवन कि 15 जनवरी 2026 के दिन यूरोप की नेटो कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन ने डेनमार्क के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्सरसाइज की। अब डोनाल्ड ट्रंप शायद इसलिए रुके हुए हैं कि वो यूरोप के साथ अपनी रिलेशन को ख़राब करना नहीं चाहते। अब कुछ और फैक्टर्स देख लो, जैसे डेनमार्क की कैपिटल सिटी कोपनहेगन को की ऑफ बाल्टिक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लो, यूरोप के नॉर्थ में ये है फिनलैंड,
और फिनलैंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स एंड लेक्स कहा जाता है। फिनलैंड की कैपिटल सिटी हेलसिंकी को व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ कहा जाता है। इसी तरह से स्वीडन की कैपिटल सिटी स्टॉकहोम को ब्यूटी ऑन द सी कहा जाता है, क्योंकि ये सिटी बाल्टिक सी पे आती है। यहाँ पे देख लो, ये है स्वीडन। इसी तरह से इंग्लिश चैनल एक 33 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल है। यहाँ पे देख लो, ये है इंग्लिश चैनल, और ये फ्रांस के कैलास को यूनाइटेड किंगडम के फॉक्सटून के साथ कनेक्ट करती है। अब मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे देख लो, ये है इटली का आइलैंड सिसिली, और इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पे है स्ट्रम्बोली माउंटेन। और ये पूरा रीजन जो है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरुप्शंस होते रहते हैं, और इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहा जाता है। साथ ही याद रख लो, यूरोप और एशिया यानी इन दो कॉन्टिनेंट्स को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। यहाँ पर देख लो, यूरोप के साउथ वेस्ट में ये रेड डॉट लाइन के अंदर ये है एल्पस माउंटेन रेंज। ये बहुत सी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। यहाँ देख लो, ये है ऑस्ट्रिया, कुछ हिस्सा स्लोवेनिया में भी है, ये है इटली, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे ये है जर्मनी और फ्रांस, यानी इन सारी कंट्रीज़ में ये माउंटेन रेंज फैला हुआ है। एल्पस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पीक है माउंट ब्लैंक, और ये पीक फ्रांस में आती है। अब यूरोप के साउथ ईस्ट में यहाँ पर देख लो, इस रेड बाउंड्री के अंदर ये है कॉकेशियस माउंटेन रेंज, और ये माउंटेन रेंज यहाँ पे आता है। ये देख लो, इसका कुछ हिस्सा अजरबैजान में, कुछ हिस्सा जॉर्जिया में, और बाकी हिस्सा रशिया में आता है। इस कॉकेशियस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पीक है इल्ब्रस, और ये पीक रशिया में आती है। इसके अलावा यहाँ पर देख लो, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में ये है एक माउंटेन रेंज, इसको जूरा माउंटेन्स कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देख लो, रेड बाउंड्री के अंदर ये है ब्लैक फॉरेस्ट्स, और ये जर्मनी में आते हैं। यहाँ पर देख लो, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये है पायरेनीज माउंटेन रेंज। अब हम रशिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, और दूसरा ये कि रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और बाकी बड़ा हिस्सा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ये देख लो, हम रशिया के ईस्ट साइड में चलते हैं। यहाँ पे ये है कमचिटका पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब ज़मीन का वो हिस्सा जो समंदर में एक्सटेंड होता हो, या हम कह सकते हैं ज़मीन का वो हिस्सा जो ज़्यादातर पानी से घिरा हुआ हो। ये पेनिनसुला अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ का सेंटर है। इसके अलावा रशिया में दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, इसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहा जाता है। ये रेलवे लाइन यहाँ से यानी रशिया के साउथ ईस्ट से शुरू होती है। ये है यहाँ पर व्लादिवोस्टोक, यानी यहाँ से रेलवे लाइन शुरू होती है और रशिया के वेस्ट की तरफ होते हुए ये यहाँ तक यानी सेंट पीटर्सबर्ग तक आ जाती है। इसी तरह से रशिया के वेस्ट में ये है रशिया की कैपिटल मॉस्को, और मॉस्को को पोर्ट ऑफ फाइव सीज कहा जाता है, क्योंकि मॉस्को कैनाल और यूरोप में आने वाले रशिया के डीप वाटर सिस्टम के थ्रू होते हुए इन 5 सीज में पहुंचा जा सकता है। इसमें एक सी है ये वाला कैस्पियन सी, दूसरा ये है लेक लडोगा, तीसरा यहाँ पे ये है ब्लैक सी, चौथा ये है वाइट सी, और पांचवा है ये बाल्टिक सी। यानी इन 5 सीज में मॉस्को कैनाल के थ्रू पहुंचा जा सकता है, इसलिए मॉस्को को पोर्ट ऑफ 5 सीज कहा जाता है। रशिया का सबसे बड़ा दरिया ये देख लो, ये है रिवर वोल्गा, और ये यहाँ से होते हुए साउथ की तरफ कैस्पियन सी में फ्लो करता है। ये है कैस्पियन सी। अभी तक हमने अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के बारे में देखा। अब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लो। ये है ऑस्ट्रेलिया,
और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट कोसेस्को। ये देख लो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा के करीब ये है माउंट कोसेस्को। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है लेक आयरी। ये है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, ये है लेक आयरी। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है और ये यहाँ पे यानी पैसिफिक ओशन में क्वींसलैंड के ईस्ट कोस्ट पे आता है। ये देख लो, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके अलावा यहाँ पर देख लो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल ये है एक आर्च शेप का माउंटेन रेंज और ये 200 किलोमीटर की लेंथ पर फैला हुआ है। इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। अब कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका के बारे में देख लो। ये कॉन्टिनेंट दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के डबल साइज का है। ये एंटार्क्टिक सर्कल में आता है। एंटार्क्टिका का नाम आर्कटिक के अपोजिट है। एंटार्क्टिका में 2 ब्रॉड इनलेट्स है यानी 2 सीज है। यहाँ पे देख लो, ये है एक विडाल सी और यहाँ पे ये है दूसरा सी, इसको रॉस सी कहा जाता है। ये है यहाँ पे एंटार्क्टिका का ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज। यहाँ पे देख लो, ये इस कॉन्टिनेंट को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर रॉस सी के करीब ये है एंटार्क्टिका का एक्टिव वॉल्केनो, इसको माउंट इरिबस कहा जाता है। एंटार्क्टिका में बहुत से आइस कैप्स तकरीबन 4000 मीटर गहरे हैं। एंटार्क्टिका की वैलीज और माउंटेन रेंजेस ड्राई, विंडी, फ्रोजन और बैरन है, जिन्हें ओएसिस कहा जाता है। एंटार्क्टिका के आइस शीट्स की एवरेज थिकनेस यानी मोटाई 2 से 5 किलोमीटर तक है। यहाँ पे देख लो, ये है एंटार्क्टिका का पाल्मर पेनिनसुला और ये पेनिनसुला किसी हद तक आइस फ्री है। एंटार्क्टिका को डायनामिक या एक्टिव कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट सीजन बदलने के साथ साथ अपनी शेप बदलता है। इसी तरह से यहाँ पर ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज में 15 से 20 मीटर थिक आइस लेयर वाला सेलाइन लेक है, जिसको विडा लेक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख लो, ये है इल्सवर्थ माउंटेन्स और इन माउंटेन्स में एंटार्क्टिका की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, जिसको विन्सन मैसिव कहा जाता है। अब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में सारे फैक्ट्स क्लियर कर लिए, लेकिन एक बात हम भूल गए, वो ये कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है। अब देख लो, एरिया के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा एंटार्क्टिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां एंटार्क्टिका। इसी तरह से अगर कंट्रीज़ की बात करें एरिया वाइज तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, दूसरी कनाडा, तीसरी चाइना, चौथी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवी ब्राज़ील, छठी ऑस्ट्रेलिया, सातवीं इंडिया और आठवीं कंट्री है अर्जेंटीना। थैंक यू।